ये सब समानांतर ब्रह्मांड 1713 से शुरू होता है, जहां हम वूजी नाम की एक योद्धा को उसकी सेना के साथ सवारी करते हुए देखते हैं। उसी समय एक गरुड़ लियों की दक्षिणी राजधानी के ऊपर उड़ता है और सिगिन परफ्योर की भव्यता दिखाता है। लड़की सोचती है कि क्या ये लगभग 900 साल पहले का बीजिंग हो सकता है, लेकिन दृश्य वर्तमान समय में जैम्प यूनिवर्सिटी में कट हो जाता है, जहां हमारा नायक पीछे से दिखाई देता है। खुशी से भरा हुआ डिंग एक ट्रॉफी पकड़े हुए शियाओ नाम की लड़की को बुलाता है ताकि वो उसे अपनी उपलब्धि दिखा सके। वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो चैंपियनशिप जीतेगा तो वो उसके साथ बाहर जाएगी, और अब उसने ये कारनामा कर दिखाया है। दुर्भाग्य से लड़की उसे ये कहकर ठुकरा देती है कि उसे वास्तव में बास्केटबॉल क्लब का सिमोन नाम का एक लड़का पसंद है। उसी समय एक एथलीट लड़की को गले लगाते हुए आता है और हमारे नायक का मजाक उड़ाता है कि वो छोटा है और उसकी लड़की चाहता है। वो बड़ा आदमी बताता है कि ये सब लड़के को बेवकूफ बनाने की योजना थी, क्योंकि उसे बंदर का तमाशा देखना पसंद है। नायक ये जानकर स्तब्ध और बहुत गुस्से में आ जाता है कि लड़की उसे पूरे समय धोखा देती रही। खून खौलते हुए वो ट्रॉफी को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो कांपने लगती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी उसे चेतावनी देता है कि पास न आए, क्योंकि उसकी कीमत लाखों में है और लड़का उसे चुका नहीं सकता। उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना वो एथलीट एक साधारण हाथ के इशारे से उसे धक्का देकर हटा देता है। आसपास के लोग टिप्पणी करते हैं कि वो वूशी है, एक बेहतरीन छात्र, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटा है। अचानक आसमान काला हो जाता है और वही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सुनसान सड़क पर चलते हुए नायक को एहसास होता है कि शियाओ उसके साथ पूरे समय खेल रही थी। तेज गड़गड़ाहट के साथ वो आगे देखता है और उसके चेहरे पर शुद्ध भय का भाव होता है। उसी दिशा में तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक सीधे उसे टक्कर मारने वाला होता है। टक्कर के साथ सब कुछ टूट जाता है और डोंग चिल्लाता है कि वो ऐसे अंत को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद एक रहस्यमयी नीला पोर्टल दिखाई देता है और आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। पोर्टल के अंदर हमारे नायक की आत्मा एक प्राचीन युग के व्यक्ति की आत्मा से स्थान बदल लेती है। फिर एक सिस्टम नोटिस पुष्टि करता है कि शरीर की अदला-बदली हो चुकी है और लोगों की यादें बदल दी जाएंगी। होश में आने पर नायक को एक बहुत ही अनुकूल दृश्य दिखाई देता है और वो पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। तभी प्राचीन वस्त्रों में एक सुंदर महिला उसे डांग नाम से बुलाती है। वो उसके जागने से खुश लगती है और हाथ में किसी दवा से भरा कटोरा पकड़े होती है। नरमी से वो कटोरे को बिस्तर के पास लकड़ी की मेज पर रख देती है। वो समझाती है कि उसने 3 दिनों से कुछ खाया या पिया नहीं है, इसी वजह से वो दुबला और पीला हो गया है। हालांकि वो ये भी कहती है कि वजन घटने के बाद वो थोड़ा और सुंदर लगने लगा है। उलझन में वो खुद से पूछता है कि क्या वो अब भी अस्पताल में है और क्या नर्सें अब कॉस्प्ले करने लगी है। फिर भी वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि ये नर्स बेहद खूबसूरत है। दोस्ताना बनने की कोशिश में वो उसका नाम पूछता है, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसकी देखभाल की है। युवती अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम जिनलियन है और वो कोई साधारण नर्स नहीं है। डाइंग नाम उसके दिमाग में गूंजता है और वो पहेली के टुकड़े जोड़ने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि वो वाटर मार्जिन की दुनिया में वूदे लांग के रूप में स्थानांतरित हो चुका है। अपने प्राचीन कपड़ों और फर्नीचर को देखकर उसे अपनी शंकाओं की पुष्टि हो जाती है। घबराकर वो छिप जाता है और उस सिस्टम को ढूंढने लगता है जो उसे इस दुनिया में लाया है। लेकिन जिनलियन उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि दवा लेने का समय हो गया है, जिससे वो डर से भर जाता है। नायक घबरा जाता है क्योंकि अभी अभी इस दुनिया में आया है और पहले ही संदिग्ध दवा पीनी पड़ रही है। उसे टीवी सीरीज याद आती है जिसमें पत्नी अपने पति को जहर दे देती है। ये याद आते ही वो कटोरे को हवा में उछाल देता है और उसे जहरीली औरत कहता है। जोर की आवाज के साथ कटोरा फर्श पर टूट जाता है और काला तरल लकड़ी के फर्श पर फैल जाता है। ये दृश्य देखकर
युवती की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। वो बताती है कि उसने 3 दिन तक उसकी सेवा की और आभार की जगह वो उस पर भयानक आरोप लगा रहा है। नायक सोचता है और समझता है कि इतिहास के अनुसार उसकी मुलाकात अभी सिमोन चिंग से नहीं हुई है। राहत की सांस लेते हुए वो समझता है कि फिलहाल उसे इस युवती से जहर दिए जाने का खतरा नहीं है। बिना कुछ कहे जिन झाड़ू उठाती है और फर्श पर फैली गंदगी साफ करने लगती है। युवती की सुंदरता देखकर डांग इस दुविधा में पड़ जाता है कि उसे भाग जाना चाहिए या इतिहास बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो तय करता है कि इतनी सुंदर महिला को वो किसी और को नहीं सौंपेगा और नहीं भागेगा। वो सोचता है कि सबसे अच्छा बचाव अच्छा आक्रमण होता है और दिमाग में एक योजना बनाने लगता है। कल्पना में वो फुटबॉल के मैदान में है और आसानी से एक लड़की को ड्रिबल कर रहा है। फिर वो पूरी ताकत से गेंद को किक करता है और वो हवा में आग पकड़ लेती है। जलती हुई गेंद उल्कापिंड की तरह तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर जाती है और पांगचुमी नाम की एक और महिला को सीधे टक्कर मारती है, जिससे वो पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नायक अपने मन में तय करता है कि वो उन सबको जीत लेगा। तभी वास्तविकता में दर्द भरी एक चीख उसे उसकी सोच से बाहर खींच लाती है और वह चौंक जाता है। फिर वो देखता है कि जिनलियन फर्श पर गिर गई है और उसके पेट में तेज दर्द के कारण तड़प रही है। चिंतित होकर लड़का उसकी मदद करता है और वो बताती है कि ये उसके मासिक धर्म के कारण होने वाले ऐंठन है। युवती महसूस करती है कि वो बदल गया है और उसी पल एक सिस्टम करेक्शन इफेक्ट सक्रिय हो जाता है। अंततः सिस्टम प्रकट होता है और खुद को ब्यूटी नर्चरिंग सिस्टम के रूप में परिचित कराता है। इसके बाद सिस्टम उसे एक मुख्य मिशन देता है, जिसे असफल होने के गंभीर परिणाम सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। इस मिशन को सुनकर नायक निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी लड़की से बाहर जाने के लिए ठीक से पूछा तक नहीं है। लेकिन सिस्टम उसे चुप रहने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वो हार मानने वाला बना रहा तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। आंखों में आंसू लिए लड़का समझ जाता है कि अगर इस बार असफल हुआ तो उसे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी निराशा देखकर सिस्टम उसे एक शुरुआती मिशन देता है कि वो 5 मिनट में जिनलिन के दर्द को ठीक करे। सजा के बारे में सोचकर लड़का डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर कम हुई तो वो बौना बन जाएगा। खुद को संभालते हुए वो जिनलियन से कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है और उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है। युवती बिस्तर पर लेट जाती है और पूछती है कि क्या वह सच में उसका दर्द खत्म कर सकता है। वो पुष्टि करता है और कहता है कि वह एक शानदार मेडिकल छात्र है और एक्यूपंक्चर उसकी विशेषता है। उसके हाथों में नीली चमक के साथ नायक उन्हें आपस में रगड़कर गर्म करता है। फिर डिंग उसके पेट की मालिश शुरू करता है और समझाता है कि इससे दर्द कम होगा। सटीक हरकतों के साथ वो युवती के शरीर के खास बिंदुओं को दबाता है और उपचारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। उपचार के दौरान युवती शांत होने लगती है और राहत की सांस छोड़ती है, क्योंकि दर्द कम होने लगता है। हैरान होकर वो कहती है कि दर्द जा रहा है और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी कला होगी। अपने मन में जिन अपने जीवन पर विचार करती है और अपने पति के इस कोमल पक्ष से हैरान होती है। इसके साथ ही वो सोचती है कि शायद एक दिन वो उसे सच में स्वीकार कर सकेगी और बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन लड़का कहता है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अपनी खास तकनीक हैंड ऑफ गॉड का उपयोग करने की तैयारी करता है। फिर वो अपने हाथ फिर से उसके पेट पर रखता है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा उभर आती है। नीली रोशनी का एक बड़ा विस्फोट युवती के शरीर को ढक लेता है और तकनीक की शक्ति दिखाता है। युवती उपचार पर तीव्र प्रतिक्रिया देती है और उसके शरीर में सुखद अनुभूति भर जाती है। वो कहती है कि अब दर्द नहीं है, लेकिन जिस जगह वो छूता है वहां उसके शरीर में मीठी सिहरन दौड़ जाती है। युवती के भीतर अचानक इच्छा जागती है
लेकिन वह इसे जोर से कहने में शर्माती है क्योंकि ये उचित नहीं होगा। इस बीच सिस्टम मिशन खत्म होने में 5 मिनट से कम का टाइमर दिखाता है। दृढ़ मुस्कान के साथ नायक तय करता है कि जब समय कम है तो वो पूरी ताकत लगा देगा। जिनलियन उससे रुकने को कहती है क्योंकि वो अब इस अनुभूति को सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन लड़का ये मानने से इनकार करता है कि उसका सारा मेडिकल ज्ञान उसे ठीक नहीं कर सकता। तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा युवती के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वो शक्ति की तीव्रता से तड़प उठती है। फिर लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसके शरीर में जमा सारा तनाव बाहर निकाल देता है। गंभीर चेहरे के साथ नायक निदान करता है और उसकी स्थिति की पुष्टि करता है। विश्लेषण के बाद सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक नया कौशल सीख लिया है जो उपचार प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संतुष्ट होकर वो अपने हाथ को देखता है और समझ जाता है कि उसने वू जू की 48 हैंड्स तकनीक में महारत हासिल कर ली है। आत्मविश्वास से भरा हुआ वो सोचता है कि सिस्टम के साथ उसे सिमोन चिंग से डरने की जरूरत नहीं है और वो अपना भाग्य बदल सकता है। बाद में बिस्तर पर लेटा हुआ नायक आराम करता है और अपने सामने तैरती सिस्टम स्क्रीन को स्क्रॉल करता है। एट्रीब्यूट पैनल खुलता है और वो देखता है कि उसे पिछले दिन जिन का इलाज करने पर 10 पॉइंट मिले हैं। लड़का सोच में पड़ जाता है कि जिन के मिशन को पूरा करने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए या करिश्मा। सोचते हुए सिस्टम स्क्रीन उससे दूर तैर जाती है और उसे उसकी शंकाओं के साथ अकेला छोड़ देती है। उसी पल उसे एक आवाज सुनाई देती है और जिज्ञासावश वो कमरे के लकड़ी के दरवाजे के छेद से झांकता है। उसकी आंखें फैल जाती है और वह दूसरी ओर का दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसकी पुतली के प्रतिबिंब में एक रहस्यमयी आकृति तेज चमक के साथ दिखाई देती है जो उसका पूरा ध्यान खींच लेती है। दूसरी ओर वो देखता है कि जिन एक बड़े लकड़ी के टब में आरामदायक स्नान कर रही है। पानी युवती के शरीर से नीचे बह रहा है जबकि गर्म भाप उठकर नायक की दृष्टि को धुंधला कर देती है। भाप में ढकी हुई वो कंधे के ऊपर से मोहक सुंदरता के साथ पीछे देखती है। इसके साथ ही वो गर्म पानी में अंगड़ाई लेती है और नायक इस दृश्य में पूरी तरह मोहित हो जाता है। लेकिन तभी छेद से पानी की तेज धार उसकी आंख में लगती है और झटके से वो पीछे गिर जाता है। युवती के चेहरे पर शक का भाव आ जाता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बात संभालने के लिए डांग रसोई में जाता है और उसके लिए अंडे वाला फ्राइड राइस बनाने की पेशकश करता है। उसी समय सिस्टम उसे एक नया कुकिंग मिशन देता है जिसमें असफल होने पर भयानक सजा है। जीतने का निश्चय करते हुए नायक अपना हेडबैंड बांधता है और रसोई की चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। बिना हिचकिचाए वो अपने सारे 10 पॉइंट इंटेलिजेंस में डाल देता है और उसकी कुकिंग स्किल लेवल अप हो जाती है। नए ज्ञान के साथ परफेक्ट एक फ्राइड राइस की रेसिपी उसके दिमाग में उभर आती है। लड़का कुशलता से सामग्री तैयार करता है और अंडे एक कटोरे में फोड़ता है। फिर वो अंडे के मिश्रण को गरम पैन में डालता है और उसके बाद सफेद चावल मिलाता है। फुर्तीले और सटीक मूवमेंट के साथ वो चावल को हवा में उछालता है, बिल्कुल एक सच्चे शेफ की तरह। थोड़ी ही देर में डिश तैयार हो जाती है और वो सुनहरे रंग का स्वादिष्ट फ्राइड राइस परोसता है। उसी समय जिन तैयार होकर आती है और नायक एक बार फिर उसकी सुंदरता में खो जाता है। वो उसे खास डिश देता है और वो कहती है कि फ्राइड राइस की खुशबू बहुत अच्छी है। युवती पास आती है और देखती है कि चावल सोने की तरह चमक रहा है, जिस पर वो अपनी खास तकनीक समझाता है। लेकिन लड़के के आश्चर्य के लिए युवती खाने में हिचकिचाती है और अजीब भाव के साथ नजरें फेर लेती है। चिंता में वो कहती है कि उनके पास फिजूल खर्च करने के पैसे नहीं हैं और उसे खाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। नायक भावुक हो जाता है और समझता है कि वो एक अच्छी औरत है, कहानी की खलनायिका नहीं। उसे बूढ़ी वोंग दादी याद आती है जो असली कहानी में जिनलियन को बुराई के लिए बहकाती है। लड़का उसके हाथ पकड़कर भरोसा दिलाता है कि भविष्य में उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो उससे कहती है कि कुछ गलत न करें और नायक वादा करता है
कि वो ईमानदार काम ही करेगा। दृढ़ नजर के साथ डांग सोचता है कि पैसे कमाना सबसे मुश्किल नहीं है, बल्कि उन्हें संभाल कर रखना है। युवती उसे देखती है और महसूस करती है कि वो पहले से ज्यादा मर्दाना और बहादुर हो गया है। मुस्कुराते हुए वो उसे हौसला देती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और उनकी जिंदगी बहुत समृद्ध होगी। नायक प्यार से उसे कुर्सी पर बैठाता है ताकि वो आराम से खा सके। फिर वो चावल का एक चम्मच लेकर उसके सामने करता है और मुंह खोलने को कहता है। जिनलिन स्वाद चखती है और अंडे वाले फ्राइड राइस का स्वाद महसूस करने के लिए आंखें बंद कर लेती है। पहला कौर निगलने के बाद वो कुछ पल चुप रहती है और उस अद्भुत स्वाद को महसूस करती है। अचानक उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है और वो मुंह में स्वाद के विस्फोट से चकित रह जाती है। अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ वो सोचती है कि ये किस तरह का दिव्य चावल है। वो बताती है कि कैसे अंडे की जर्दी घुल जाती है और चावल के दाने गर्माहट के साथ फूटते हैं। उसके मन में छोटे छोटे सुनहरे चावल के दाने खुशी से नाचते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और मिशन पूरा होने पर उसे बधाई देता है और इनाम देता है। युवती पीछे से उसे गले लगाती है, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद देती है और उसकी फेवरेबिलिटी 20% बढ़ जाती है। नायक इस गले से घबरा जाता है और सोचता है कि वो ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाएगा। शर्माते हुए वो कहता है कि उसका शरीर गर्म और बुखार जैसा लग रहा है। चिंता में जिन पूछती है कि क्या वो फिर से बीमार हो गया है और उसके माथे पर हाथ रखती है। लड़का बात टालते हुए कहता है कि उसके गले लगाने से उसका खून और जीवन ऊर्जा उथल पुथल हो गई है, लेकिन मन ही मन वो मानता है कि उसकी सजी हुई देह देखकर प्रतिक्रिया न होना असंभव है। घबराकर जिन उसका नाम लेकर चिल्लाती है और कहती है कि उसकी नाक से बहुत खून बह रहा है। लड़का उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसकी ये बीमारी उसी की वजह से है। वो आगे बताता है कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है और युवती पूछती है कि उसे क्या करना होगा। नायक सोचता है कि बिना अजीब लगे वो अपनी बात कैसे रखे। उसी समय जिनको याद आता है कि उसने उससे शादी इसलिए की थी ताकि किसी अमीर बूढ़े की रखैल न बनना पड़े। उसे अपने पुराने मालिक की धमकी भी याद आती है, जिसने उसे डांग से शादी करने पर मजबूर किया था। दृढ़ नजर के साथ वो अपने पति से कहती है कि चाहे जो भी हो, वो उसकी मदद करेगी। घबराया हुआ नायक ठंडा पसीना बहाने लगता है और हकलाने लगता है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कहता है कि क्या वो उसकी एक बहुत खास मसाज में मदद कर सकती है। ये सुनकर सुंदर युवती पूरी तरह शर्मा जाती है, लेकिन बीमार पति की मदद करने को तैयार हो जाती है। लड़का समझाता है कि गर्म खून वाला आदमी होने के कारण उसके पास रहने से वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। शर्माते हुए वो मानती है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और वो उसे इशारे से हौसला देता है। इसके बाद नायक उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाता है और कुछ निर्देश देता है। वहां पहुंचकर वो एक खीरा उठाता है और कहता है कि वुआ की स्पेशल मसाज क्लास शुरू होने वाली है। पीठ उसकी ओर करके वो इलाज के लिए जरूरी हरकतें समझाने लगता है। युवती कहती है कि उसे सब समझ आ गया है और तुरंत इलाज शुरू करने के लिए उसे बेडरूम चलने को कहती है। संतुष्ट होकर नायक खीरे को हवा में उछालता है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे दंपति के शयन कक्ष की ओर बढ़ जाता है। उसकी सजी हुई देह देखकर वो पल भर के लिए भी नजर नहीं हटा पाता। दृढ़ निश्चय के साथ वो सोचता है कि कहानी में खलनायक सिमोन चिंग के आने से पहले ही उसे अपना बना लेना होगा। पहले से बिस्तर पर बैठे नायक कहता है कि मसाज में वो उसे थोड़ा काम देगा। युवती लाल चेहरे के साथ पास आती है, जैसे किसी नई चीज के लिए तैयार हो। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि सामने का दृश्य उसे चौंका देता है। एक नाजुक हरकत के साथ वो अपनी उंगली होठों तक ले जाती है, जैसे वो किसी बिल्कुल अलग चीज का स्वाद चख रही हो। हमारा नायक उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे जितनी जल्दी हो सके उपचार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
वो सहमति जताती है और मन ही मन सोचती है कि वह उसके आकार से मंत्रमुग्ध हो गई थी और वो सच में बहुत बड़ा था। उसी के साथ सिस्टम चेतावनी देता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और इनाम के तौर पर उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद युवती बिस्तर पर आ जाती है और अपने पति से पूछती है कि अगर वो कुछ गलत कर रही हो तो उसे बता दे। वो पूछती है कि क्या ये मसाज उसे ठीक कर देगी और लड़का कहता है कि फिलहाल ये केवल लक्षणों को कम करेगी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए कहीं लंबा उपचार जरूरी होगा। उसी पल उसके हाथ पास आते हैं और खास उपचार आखिरकार शुरू हो जाता है। नायक पूरी तरह लाल हो जाता है और ऐसा भाव बनाता है जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो, और सहन न कर पाने पर वो युवती को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो अब इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है क्योंकि उसे उससे इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अचानक युवती की आत्मा जैसे झटके और तीव्र अनुभूति के मिश्रण में उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। इसके बाद वो कमरे के दूसरे कोने में जाकर खुद को संभालने लगती है। दृढ़ निश्चय के साथ नायक सोचता है कि भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए उसे जल्द ही मिशन पूरा करना होगा। अगली सुबह हमारा नायक बाहर निकलता है और अपने आसपास फैली सोंग राजवंश की समृद्धि देखकर चकित हो जाता है। फिर यांगू शहर का सुंदर दृश्य दिखता है जहां नहरें हैं और नावें शांति से गुजर रही हैं। लड़का सोचता है कि जिन ने पूरी रात उसे नजरअंदाज किया और इससे मिशन की प्रगति मुश्किल हो जाएगी। कुछ करने को न होने पर वो बाहर निकलकर सोचता है कि क्या वो गोकुई बेचकर पैसे कमा सकता है। वो अफसोस करता है कि उसे गोकुई बनाना नहीं आता। तभी पीछे से एक महिला उससे जोर से टकरा जाती है। टक्कर से उसका सामने का हिस्सा नायक की पीठ से जोर से टकराता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। सफेद बालों वाली लड़की चौंक जाती है और उसके चेहरे पर शुद्ध हैरानी का भाव होता है। नायक पीछे मुड़कर संकोच भरी मुस्कान देता है और थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। टक्कर के कारण दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और युवती सड़क के बीच उसके ऊपर गिर जाती है। उसकी हरी आंखें पास से उसे देखते हुए तेजी से चमकती है और वो नजर नहीं हटाती। लड़का शर्मा जाता है और सोचता है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। वो माफी मांगते हुए बताती है कि उसकी बड़ी बहन बहुत बीमार है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। उसे जाते हुए देखकर वो सोचता है कि कुछ ही सालों में इस राजवंश पर जर्चिंस का आक्रमण होगा। उसे अपने लोगों के साथ होने वाले अपमान की याद आती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसी समय सिस्टम उसे उस युवती की मदद करने का नया मिशन देता है और सजा हमेशा की तरह भयानक होती है। अचानक आसमान से एक सुपर मॉडर्न मेडिकल किट गिरती है और नायक उसे बिना कुछ समझे मजबूती से पकड़ लेता है। सिस्टम समझाता है कि वो इस दुनिया में नया है, इसलिए मदद के लिए उसे ये एक बार का उपहार मिला है। किट के अंदर उसे कई हाईटेक सर्जिकल उपकरण और बेहद सटीक औजार मिलते हैं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो सोचता है कि इस किट और अपने पॉइंट्स के साथ वो चिकित्सा का उस्ताद बन सकता है। क्लिनिक में युवती डॉक्टर से अपनी बहन की मदद की गुहार लगाती है, जिसे पेट में तेज दर्द है। दृश्य को छुपकर देखते हुए डांग लक्षण सुनता है और शक करता है कि ये तीव्र और खतरनाक अपेंडिसाइटिस का मामला है। एक सहायक उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि बिना पैसे वो असली डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकती। डॉक्टर जांग जुशान कहता है कि अगर उसकी बहन मर भी जाए तो भी फीस देनी होगी। अपने मन में डॉक्टर मानता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मुफ्त में इलाज भी नहीं करेगा। तभी एक रहस्यमयी घूंघट वाली महिला क्लिनिक में आती है और लोग अजीब गंध की शिकायत करते हैं। मुस्कुराते हुए डॉक्टर जांग उसका स्वागत करता है और कहता है कि उसका जूनियर तुरंत उस पर एक्यूपंक्चर करेगा। लेकिन तभी डांग सामने आता है और उस सफेद बालों वाली युवती की फीस देने की पेशकश करता है, जिससे वो अभी टकराया था। बिना समय गवाए वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है और बिना कोई सफाई दिए
उसे वहां से खींच कर ले जाता है। नायक उससे कहता है कि उसे जल्दी अपनी बहन के पास ले चले, क्योंकि उसकी जान गंभीर खतरे में है। युवती हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अपनी बीमार रिश्तेदार को बचाने के लिए असली डॉक्टर ढूंढना होगा। वो कहता है कि वही डॉक्टर है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती और कहती है कि शहर में सबसे अच्छा डॉक्टर जांग जूशेन है। इसके बाद नायक पूछता है कि क्या उसकी बहन को मतली और उल्टी भी हो रही है। ये सुनकर लड़की पूरी तरह चौंक जाती है। वो आगे समझाता है कि पहले पेट में दर्द शुरू हुआ और उसके बाद मतली और उल्टी आई। लड़की का मुंह थोड़ा खुला रह जाता है और उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद दिखती है। फिर वो पुष्टि करती है कि उसने सब कुछ बिल्कुल सही बताया है। लड़का कहता है कि अगर वो उसकी बहन को नहीं बचा पाया तो वो अपनी जान स्थानीय अधिकारियों को सौंप देगा। घूंघट वाली महिला ये दृश्य देखती है और युवक के साहस से प्रभावित होती है कि वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है। वो सोचती है कि शायद वो दुख दूर करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया कोई दिव्य अस्तित्व हो। उसके शब्दों से आश्वस्त होकर सफेद बालों वाली युवती नायक से अपने घर चलने को कहती है। चमी के घर पहुंचने पर वे उसकी बहन को फर्श पर पड़े हुए और तेज दर्द से तड़पते हुए पाते हैं। नायक पास जाकर जांच करता है और पुष्टि करता है कि उसकी आंतों की आवाजें अभी सामान्य हैं। फिर वो पेट के एक खास बिंदु को दबाकर सूजन की जांच करता है। बीमार लड़की दर्द से कराहती है, लेकिन उसे वहां कोई अजीब गांठ महसूस नहीं होती, जिससे वो राहत महसूस करता है। अब वो अगली जांच की तैयारी करता है ताकि ये तय कर सके कि सूजन फैल चुकी है या नहीं। बीमार युवती ये देखकर डर जाती है कि लड़का थोड़ा ज्यादा निजी परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। काली आभा के साथ चमी गुस्से में पूछती है कि वो उसकी बहन के साथ क्या करने वाला है। वो समझाता है कि अपेंडिसाइटिस या किसी और बीमारी की पुष्टि के लिए ये जांच जरूरी है, लेकिन युवती कुछ नहीं समझती और उस पर बीमारी का बहाना बनाकर गंदी हरकत करने का आरोप लगाती है। लड़का लकड़ी की छड़ी पकड़कर चेतावनी देता है कि उसकी बहन के पास ज्यादा समय नहीं है और उसे उस पर भरोसा करना होगा। गुस्से और आंसुओं के साथ वो चिल्लाती है कि वो सिर्फ इतना भरोसा करती है कि वो सीधे नर्क जाएगा। तभी बीमार लड़की कमजोर आवाज में दर्द से भरे चेहरे के साथ अपनी बहन को पुकारती है। बड़ी मुश्किल से युवती अपनी बहन से कहती है कि वो नायक को जांच करने दे। ये सुनकर वो सदमे में लकड़ी की छड़ी नीचे गिरा देती है। फिर वो अपनी बहन के पास घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसे उस दरिंदे से नहीं बचा पाई। बीमार लड़की उसे दिलासा देती है कि अगर वो उसका शरीर देख ही चुका है तो वो जो करना चाहता है कर सकता है। नायक सोचता है कि उस युग की महिलाएं अत्याचार के कारण कितनी मासूम और आज्ञाकारी थी। नीले बालों वाली लड़की को शुद्ध भय का भाव आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। अचानक उसके शरीर से गैस निकलती है और वो और भी तेज दर्द के साथ चीख पड़ती है। ये देखकर चमी फिर से लकड़ी की छड़ी उठाकर पूरी ताकत से नायक पर हमला करने को तैयार हो जाती है और उसे मौत की धमकी देती है। लेकिन लड़का कहता है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहती है तो रास्ते से हट जाए। नायक अपमान के लिए माफी मांगता है और सबसे नाजुक जांच शुरू करने की तैयारी करता है। प्रक्रिया शुरू होते ही युवती दर्द से चिल्लाने और रोने लगती है, क्योंकि उसके शरीर में अजीब सा एहसास होता है। तभी वो सूजन के सटीक स्थान को खोज लेता है और पुष्टि करता है कि समस्या वही है। चमी सदमे और असमंजस के भाव से सब कुछ देखती रहती है। असहनीय दर्द महसूस करते हुए लड़की चीखकर निदान की पुष्टि कर देती है। गुस्से में चमी पूछती है कि उसने कमरे के बीच उसकी बहन के साथ अभी क्या किया। लड़का उसे चुप रहने को कहता है और समझाता है कि उसकी बहन एक खास ग्रंथि में संवेदनशील है। युवती फिर से छड़ी उठाती है, लेकिन इस बार हमला करने से हिचकिचाती है। वो कहता है कि वे समय पर पहुंच गए हैं और उसे तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो सर्जरी में उसकी सहायक बनेगी। इसके बाद नायक उसे एक मास्क और एक टॉर्च देता है और समझाता है
कि उसे रोशनी दिखानी होगी। वो उसे इस्तेमाल करना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उस अजीब तकनीक से घबरा जाती है और टॉर्च गिरा देती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तब वो कहता है कि ये एक अमर खजाना है और एक गलती उसकी बहन की आत्मा की कीमत बन सकती है। इसके साथ ही वो अपने 20 पॉइंट इंटेलिजेंस में डाल देता है और उसकी मेडिकल स्किल मास्टर लेवल तक पहुंच जाती है। एनेस्थीसिया के असर में आते ही वो घोषणा करता है कि अब अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी शुरू होगी। चमकती हुई स्कैल्पेल हाथ में लिए हमारा नायक मरीज की त्वचा पर पहला चीरा लगाने की तैयारी करता है। मास्क लगाए चुमी उस जगह पर रोशनी डालती है और सामने हो रहे दृश्य से भयभीत हो जाती है। वो सोचता है कि सर्जन के रूप में ये उसका पहला मौका होने के बावजूद उसका पूरा ध्यान काम पर केंद्रित है। नायक को याद आता है कि दुनिया कोई भी हो, वो ये कभी नहीं भूलेगा कि वो एक डॉक्टर है। युवती सदमे में देखती रहती है जब उसकी बहन का अपेंडिक्स सफलतापूर्वक निकाल लिया जाता है। वो तनाव के कारण बेहोश न हो जाए, इसलिए आंखें बंद कर खुद को संभालने की कोशिश करती है। लड़का बताता है कि सर्जरी अंतिम चरण में है और कट को सिलने की तैयारी करता है। अत्यंत सटीकता और कौशल के साथ वो लड़की के पेट पर लगे चीरे को सावधानी से बंद करने लगता है। सफलता से संतुष्ट होकर सिस्टम उसे बधाई देता है और इनाम में 10 एट्रीब्यूट पॉइंट देता है। सर्जरी खत्म होने की राहत में युवती खुद को संभाल नहीं पाती और टॉर्च गिराते हुए फर्श पर बेहोश हो जाती है। हमारा नायक तुरंत उसके ऊपर झुककर उसकी जीवन चिन्ह जांचता है कि वो सांस ले रही है या नहीं। आंखें फैलाए वो घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं युवती की वही अचानक मौत तो नहीं हो गई। बाहर खड़ी रहस्यमयी महिला सब कुछ देखती है और सोचती है कि क्या वो सच में कोई दिव्य अमर है, लेकिन फिर ये विचार त्याग कर उसकी तकनीक को एक प्राचीन ग्रंथ में वर्णित सर्जिकल कला मान लेती है। वापस दृश्य में लड़का तेजी से निदान करता है और समझ जाता है कि उसे अचानक न्यूमोथोरैक्स हुआ है। वो तय करता है कि बेहोश लड़की की जान बचाने के लिए तुरंत थोरोसेंटेसिस करना होगा। बिना हिचकिचाए वो उसके कपड़े खोलता है और उससे कहता है कि हिम्मत रखे, क्योंकि वो मर नहीं सकती। तभी घूंघट वाली महिला उसे रोककर अवसरवादी होने का आरोप लगाती है। वो चिल्लाकर कहता है कि लड़की सांस नहीं ले रही और अगर और देर हुई तो वो यही मर जाएगी। रहस्यमयी महिला फर्श पर पड़ी युवती को देखकर पुष्टि करती है कि वो सच में सांस नहीं ले रही। इसके बाद लड़का उससे जल्दी करने और मरीज के कंधे थामने में मदद करने को कहता है। वो उसकी बात मानती है और वो प्रक्रिया के लिए थोरोसिस की सुई तैयार करता है। चमक के साथ सुई लड़की की त्वचा में प्रवेश करती है और वहां से खून की एक बूंद निकलती है। अचानक युवती जोर से सांस लेती है और उसकी श्वास सफलतापूर्वक बहाल हो जाती है। स्तब्ध होकर वो महिला सोचती है कि क्या ये समय में खोई हुई पौराणिक गोल्डन नीडल तकनीक हो सकती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नायक पूछता है कि क्या वो अब भी उसे ठग समझती है। शर्म और प्रशंसा से भरी युवती झुककर दिव्य डॉक्टर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और झटके के कारण इनाम दोगुना हो गया है। तभी उसे याद आता है कि ये वो युन्यांग है, सिमोन छिंग की पहली पत्नी, जो शरीर की दुर्गंध से पीड़ित है। नायक सोचता है कि अगर वो उसका भरोसा जीत ले तो वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने की समस्या सुलझा सकता है। वो उसे उठने में मदद करता है और अभी की गई प्रक्रिया समझाता है, जिससे उसकी जान बची। घूंघट वाली महिला हैरान होती है, क्योंकि उसके पति ने भी कभी उसे इस तरह नहीं छुआ था। वो कहती है कि उसे चिकित्सा का कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक डॉक्टर के रूप में उसके कौशल की बहुत प्रशंसा करती है। लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसकी वर्षों से चली आ रही अंदरूनी बीमारी भी ठीक कर सकता है। आंखें फैलाए वो महिला सदमे में आ जाती है, क्योंकि उसने उसका सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। शर्मिंदा होकर वो सोचती है कि उसने गंध कैसे पहचान ली और समझ नहीं पाती कि क्या करे। नायक एक हल्की हरकत से उसका हाथ छोड़कर बातचीत जारी रखता है
और आश्वस्त करता है कि ये एक साधारण बीमारी है जिसे वो अपनी विधि से सिर्फ 3 दिनों में ठीक कर सकता है। आंखों में उम्मीद की चमक के साथ वो पूछती है कि क्या ये सच है, और वादा करती है कि अगर वो 3 दिनों में उसे ठीक कर देगा तो वो उपकार चुकाने के लिए कुछ भी करेगी। नायक पहली विधि बताता है जिसमें अंदर से इलाज के लिए एक हर्बल ड्रिंक शामिल है। फिर दूसरी विधि दिखाता है जो ठंडा पाउडर है जिसे बगल में लगाना होगा। और अंत में अपनी सर्वोच्च गोल्ड नीडल तकनीक प्रकट करता है जो बीमारी को पूरी तरह खत्म कर देगी। तकनीक लागू होते ही महिला कराह उठती है और उस दिव्य अनुभूति से चकित रह जाती है। सिस्टम सूचित करता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और एक नया क्रिटिकल मिशन सक्रिय हो गया है। आभारी होकर वो भुगतान में उसे 100 चांदी के ताइल देती है और नायक खुशी से स्वीकार करता है। शरारती मुस्कान के साथ वो सोचता है कि वो सिम और चिंग की ही तरकीबें इस्तेमाल करके उसे हराएगा। बाद में नायक जिनलिन के साथ टहलता है और सोचता है कि उसका इनाम अभी तक क्यों नहीं आया। सड़क पर लोग युवती की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और सोचते हैं कि क्या उसके बगल में चल रहा आदमी सच में उसका पति है। दुष्ट टिप्पणियां उसे चिढ़ा देती है और वो सोचता है कि क्या उसे अपने पॉइंट्स इस्तेमाल करके करिश्मा बढ़ा लेनी चाहिए। इसके बाद ये जोड़ा शहर की एक बड़ी और भव्य ज्वेलरी शॉप बाजुलू के सामने पहुंचता है। उत्साहित होकर हमारा नायक उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन युवती बोलती है कि यहाँ के गहने बहुत महंगे हैं। वो उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि इतनी सुंदर पत्नी के लिए गहने महंगे और अच्छी क्वालिटी के ही होने चाहिए। दुकान के अंदर एक सेल्सवुमन उन्हें तिरस्कार से देखती है और मन ही मन सोचती है कि ये दोनों गरीब से लगते हैं जिनके पास पैसे नहीं होंगे। लड़का एक सफेद जेड का कंगन दिखाकर कहता है कि ये उस पर खूब जचेगा, लेकिन जिनलियन उसकी बात अनसुनी कर देती है। तंज भरी मुस्कान के साथ सेल्सवुमन अपने मन में तय कर लेती है कि ये सच में वैसे ही गरीब है जैसा उसने सोचा था। लेकिन तभी उसकी हैरानी के लिए नायक ऐलान करता है कि वो ये कंगन खरीदेगा। महिला अंदर ही अंदर चौंक जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसके पास सच में इसे खरीदने के पैसे हैं। तुरंत अपना रवैया बदलते हुए वो डिब्बा आगे बढ़ाती है और बताती है कि इसकी कीमत सिर्फ 2 चांदी के ताइल है। दुकान से बाहर आकर वो तोहफा जिनलियन को देता है और कहता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कष्ट झेले हैं। बड़े स्नेह से वो कंगन उसकी कलाई में पहनाता है और वादा करता है कि वो उसे एक बहुत अच्छी जिंदगी देगा। जिनलियन भावुक हो जाती है और सिस्टम की ओर से क्रिटिकल हिट के साथ उसकी फेवरेबिलिटी 30 पॉइंट बढ़ जाती है। इसके साथ ही उसका स्टेटस पैनल अनलॉक हो जाता है जिसमें उसकी सारी जानकारी और स्किल्स दिखने लगती है। उसी समय शहर की सड़क पर पंखा हाथ में लिए एक घमंडी आदमी प्रकट होता है जिसका नाम हुआ जिकू है। उसकी नजर जिनलियन की सुंदरता पर पड़ती है और वो सोचता है कि शहर में इतनी खूबसूरत औरत कब से रहने लगी। बिना समय गवाए वो अपने गुर्गे के साथ सीधे उस जोड़े की ओर बढ़ता है। वो अभिजात व्यक्ति कहता है कि ये कंगन उस पर नहीं जचता और उसे अपने महल में आकर और गहने चुनने का न्योता देता है। नायक का खून खौल उठता है और वह उसके सामने खड़ा होकर सख्ती से उसे तुरंत दफा हो जाने को कहता है। घमंडी आदमी जवाब देता है कि कोई भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता और ये उसकी किस्मत है कि उस पर उसकी नजर पड़ी है। लड़का उसे पहचान लेता है और उसकी कहानी याद करता है। कैसे उसे शक है कि उसकी पत्नी उसके ही चाचा के साथ बेवफाई करती है। अभिजात सोचता है कि लड़के को उसकी औरत से पंगा नहीं लेना चाहिए था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नायक के चेहरे पर चिंता देखकर गुर्गे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो दादा हुआ से डर गया है। घबराई हुई जिनलियन उनसे जाने की विनती करती है और कहती है कि वो हमेशा से कायर रहा है, लेकिन डोंग उसकी मौजूदगी से उसे भरोसा दिलाता है। आंखों में चमक लिए नायक 30 पॉइंट स्ट्रेंथ में डालता है
और शक्ति से भरे आभा मंडल के साथ दुश्मनों की ओर बढ़ता है। ठंडी और दृढ़ नजर से वो फिर से गुंडों को निकल जाने का आदेश देता है। चिढ़कर हुआ जीकू अपने आदमियों को आदेश देता है कि इस लड़के को पकड़ लो जिसने उसकी मेहरबानी ठुकराई है। बिना हिचक एक गुर्गा जोरदार घूंसा मारने आगे बढ़ता है, लेकिन फुर्तीले मूवमेंट के साथ डोंगलिंग एक सटीक और बेहद दर्दनाक किक उसके बेहद संवेदनशील स्थान पर मारता है। असहनीय पीड़ा में गुर्गा आंखें फाड़े चीख उठता है। ये यकीन ही नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। साथी को गिरा देख दूसरा पहरेदार गुस्से से भरी मुट्ठी लेकर हमला करता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए नायक परफेक्ट डॉज के साथ वार से बच जाता है और तुरंत ही जोरदार पलटवार करता है जो सीधे दूसरे दुश्मन की ठोड़ी पर लगता है। दोनों गुर्गों के जमीन पर पड़े होने पर डिंग कहता है कि काम हो गया है और अब यहां से चलना चाहिए। जिनलियन हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या यही उसका कायर पति है, क्योंकि अब वह एक सच्चे मर्द की तरह दिख रहा है। घर लौटकर युवती उसे मोहक नजरों से देखती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। भारी सांसें लेते हुए वो उसके करीब आती है और बेहद मुलायम चाहत भरी आवाज में फिर से उसे बुलाती है। चेहरा लाल किए वो उससे कहती है कि वो उस पर एक बार फिर वही खास ट्रीटमेंट करे। लड़का जवाब देता है कि इलाज से पहले उसे पति पत्नी वाला एक सेल्फ एग्जाम करना होगा। वो सहमति देती है और उससे नरमी से करने को कहती है, लेकिन ये भी कहती है कि उसे अपने पति की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हाथ में चमक के साथ वो उसकी जांच करता है और कहता है कि इस खूबसूरत युवा महिला की सेहत पूरी तरह सामान्य है। फिर वो एक खास जगह दबाता है और पुष्टि करता है कि वहां से कोई अजीब स्राव नहीं निकल रहा। पूरी तरह लाल होती हुई युवा महिला पूछती है कि वो उस पर किस तरह की चिकित्सा कला कर रहा है। हाथ में सुनहरी ऊर्जा के साथ हमारा नायक महसूस करता है कि उसके डक्स में समान गांठें हैं। फिर वो कहता है कि उसे लोब्यूलर हाइपरप्लासिया है, लेकिन सौभाग्य से ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अजीब नाम सुनकर युवा महिला उलझ जाती है और पूछती है कि ये तथाकथित लोब्यूलर हाइपरप्लासिया क्या होता है। नायक कहता है कि अगर वो समझाए भी तो वो नहीं समझ पाएगी और वो सब कुछ बाद में शांति से बताएगा। फिर वो सोचता है कि उस युग की चिकित्सा बहुत पिछड़ी हुई है और उसे प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोलना होगा। लड़का कहता है कि भले ही उसके पास सही उपकरण नहीं है, लेकिन उसकी उंगलियां उस पर स्त्री रोग जांच कर सकती है। युवा महिला उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे जल्दी ठीक करे क्योंकि उसे खुजली हो रही है। वो कहती है कि उसकी बीमारी के लिए वही सुई जरूरी है और वो छोटा है, लेकिन उसके लिए जज्बे में बहुत बड़ा है। बाहर बूढ़ी दादी वोंग सब कुछ सुन लेती है और बिस्तर पर पड़ोसी की सहन शक्ति से प्रभावित होती है। आनंदित भाव के साथ युवा महिला उससे रुकने की भीख मांगती है क्योंकि वो अब आगे नहीं सह सकती। युवा महिला कहती है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे छोड़ देने को कहती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, लेकिन हमारा नायक कहता है कि उसकी फेवरेबिलिटी को 100% तक पहुंचने में बस थोड़ा सा बाकी है। दृढ़ भाव के साथ नायक अपनी प्रिय को नाम लेकर हौसला देता है। आंखों में आंसू लिए वो उससे कहती है कि वह और उपपत्नियां ले आए क्योंकि वो अकेले संभाल नहीं पाएगी। आखिरकार उसकी फेवरेबिलिटी 100% पहुंच जाती है और सिस्टम उसे 30 अफेक्शन एट्रीब्यूट पॉइंट देता है। मुख्य मिशन पूरा होने पर उसे लॉर्ड शियांग यू का फिजिक प्रतिदिन 30 सेकंड के लिए मिलता है। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव टैलेंट अनलॉक होता है जिससे अन्य महिलाओं के साथ फेवरेबिलिटी 50% बढ़ जाती है। लड़का सोचता है कि इस ताकत से वो गद्दार अधिकारियों को भी वफादार मंत्री बना सकता है। साथ नहाते हुए युवा महिला कहती है कि उसने उसे थका दिया और उस दिन से वो उसी की है। इसके साथ ही सिस्टम उसे बधाई देता है और 7 बार का पुरुष का खिताब एक नई तकनीक के साथ देता है। नायक उसे सांत्वना देता है और वादा करता है कि वह उसे जरूर एक बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी देगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक से जोड़ा चौंक जाता है और लड़का कहता है कि वो देखेगा कौन है, लेकिन युवा महिला उसे न जाने को कहती है और कहती है कि शायद हुआ जिक्सू पहले की बात का बदला लेने आया हो।
अपने मन में वो तय करती है कि वो किसी को भी अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हमारा नायक उसे रोकता है और कहता है कि वो अपनी महिला को उसके लिए अग्रिम मोर्चे पर लड़ने नहीं दे सकता। मुस्कान के साथ युवा महिला सोचती है और महसूस करती है कि उसका पति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बदल गया है। कपड़े पहनकर नायक दरवाजा खोलता है और उसके सामने वही दो बहनें होती हैं जिनकी उसने क्लिनिक में मदद की थी। सिस्टम दिखाता है कि दोनों ठीक हो चुकी है और उनकी फेवरेबिलिटी 30 पॉइंट बढ़ गई है। नीले बालों वाली युवा महिला हमारे नायक का आभार जताती है कि उसने दोनों बहनों की जान बचाई। संकोच भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो खुश है कि वे ठीक है, लेकिन खुद को थोड़ा दबा हुआ महसूस करता है। चाय बात बदलती है और कहती है कि अब उन्हें गंभीर और महत्वपूर्ण काम की बात करनी है। लड़का घबरा जाता है और सोचता है कि क्या उस युग की महिलाएं पहले से ही आर्थिक चालबाजियां करना जानती है। बहन उसे डांटती है, लेकिन सफेद बालों वाली युवा महिला कहती है कि अगर दूसरी शर्मिंदा है तो वो बोलेगी। दृढ़ नजरों के साथ वो कहती है कि उसे जिम्मेदारी लेनी होगी और उन दोनों से शादी करनी होगी। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है और एक परिचित शख्स कमरे में प्रवेश करता है, ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। गंभीर चेहरे के साथ लड़के की पत्नी प्रकट होती है और स्थिति से वो पूरी तरह घबरा जाता है। नायक को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ा। लेकिन जिन उसे गले लगाती है और कहती है कि दोनों मजाक कर रही है, क्योंकि उसका पति नेक दिल इंसान है। उसकी पत्नी कहती है कि अगर शादी की बात की गई तो उसके पहले किए गए धर्म कार्य पर दाग लगेगा। इसके साथ युवा महिला मौके का फायदा उठाती है और अपने गुणों का इस्तेमाल कर हमारे नायक के बहुत करीब आ जाती है। सफेद बालों वाली युवा महिला कहती है कि वे किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने वो सब देखा है जो उनके पास था। लड़का याद करता है कि पिछली रात उसकी पत्नी ने ही उसे और बहनें लेने का सुझाव दिया था। दृढ़ कदमों के साथ युवा महिला स्थिति सुलझाने और अपने घर में व्यवस्था लाने आगे बढ़ती है। फिर वो कहती है कि शादी के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए और वे इस जबरन रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उदास नजरों के साथ नीले बालों वाली लड़की बताती है कि उनके माता पिता 2 साल पहले गुजर गए। युवा महिला आगे समझाती है कि आजकल उनके पास कोई और नहीं है जिस पर वे सच में भरोसा कर सके। नायक संवेदना व्यक्त करता है और कहता है कि वह उनके पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। सफेद बालों वाली युवा महिला उसे गले लगाती है और कहती है कि वे अकेली है और उसकी पवित्रता उसे दे दी गई है। ये दृश्य देखकर लड़के की पत्नी समझ जाती है कि उसने गलत बात कह दी और दोनों को मौका दे दिया। फिर वो अपराध के लिए माफी मांगती है और कहती है कि बहनों ने बहुत कष्ट झेले हैं और वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। नीले बालों वाली लड़की कहती है कि उसे हैसियत की परवाह नहीं और वो केवल एक सच्चे अच्छे आदमी को चाहती है। उसकी पत्नी कहती है कि लोग कहेंगे कि वो परिवार अब अपनी स्थिति का फायदा उठा रहा है। इसके बाद सफेद बालों वाली युवा महिला हमारे नायक की पत्नी पर आरोप लगाती है कि वो उसके प्रेम और शक्ति को साझा करने से डर रही है। फिर वो कहती है कि परिवार के नियम होते हैं और पहली पत्नी होने के नाते वो घर को अराजक नहीं होने दे सकती। युवा महिला घुटनों पर बैठकर रहने की जगह की भीख मांगती है और कहती है कि वो प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती, बस जीवित रहना चाहती है। अपने मन में वो समझ जाती है कि लड़के की पत्नी बहुत प्रभावशाली है और उन्हें झुकना होगा। इसके साथ ही उसकी फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट घट जाती है और सिस्टम द्वारा उसका एक्सक्लूसिव टैलेंट निष्क्रिय कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन देखकर नायक चौंक जाता है और समझता है कि फेवरेबिलिटी घट भी सकती है। उसकी पत्नी युवा महिला को उठने में मदद करती है और कहती है कि अगर वो उन्हें रोकती रही तो वो खुद खलनायिका बन जाएगी। इसके बाद वो परिवार में प्रवेश के लिए 2 शर्तें रखती है, जिनमें से एक ये है कि उन्हें काम करना होगा। हमारा नायक बीच में दखल देने की कोशिश करता है, लेकिन नीले बालों वाली लड़की उसकी पत्नी की शर्तों से सहमत हो जाती है। फिर वो वादा करती है कि अगर वे पैसा नहीं कमा पाए तो वे चली जाएंगी
और दोनों की फेवरेबिलिटी फिर से घट जाती है। बातचीत के दौरान ही फेवरेबिलिटी गिरती देख नायक परेशान हो जाता है। गहरी सांस लेकर वो स्थिति को संभालने और एक ही बार में सब हल करने का फैसला करता है। फिर वो खड़ा होकर चिल्लाता है कि सबको बहस बंद करनी होगी, क्योंकि वही उस परिवार का मुखिया है। अपनी पत्नी को आहत देखकर वो उम्मीद करता है कि उसकी फेवरेबिलिटी फिर से न गिरी हो, लेकिन युवा महिला उससे सहमत होती है और कहती है कि उसका पति सही है और वो उसकी बात मानेगी। इसके साथ ही उसकी फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट बढ़ जाती है और सिस्टम द्वारा उसका विशेष टैलेंट दोबारा सक्रिय हो जाता है। साथ ही टैलेंट बोनस के कारण दोनों बहनों की फेवरेबिलिटी भी 15 पॉइंट बढ़ जाती है। लड़का हैरान होकर सोचता है कि क्या उस युग की लड़कियों का स्वाद इतना अनोखा था कि वे उसे पसंद करने लगी। फिर वो पूछता है कि क्या उन्होंने उससे शादी करने के बारे में अच्छी तरह सोचा है, और एक बहन हाँ में जवाब देती है। नायक सोचता है कि उनकी झिझक शायद उसकी पत्नी या उसकी गरीबी के कारण है। तभी एक नया मुख्य मिशन सक्रिय होता है, जिसमें एक हफ्ते के भीतर बहनों को लाभदायक व्यवसाय शुरू कराने को कहा जाता है। वो मिशन पर विचार करता है और सोचता है कि केवल फ्राइड राइस बेचने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तभी उसे मिल्क टी याद आती है और वो रेसिपी जो उसने अपने पिछले जीवन में एक लड़की के लिए रिसर्च की थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो वादा करता है कि वह उन्हें ऐसा कारोबार सिखाएगा जिससे रोज 10 गुआन कमाए जा सके। उसकी घोषणा से तीनों महिलाएं चौंक जाती है और उस पर भरोसा नहीं करती। सफेद बालों वाली बहन कहती है कि 10 गुआन तो साल भर के लिए काफी होते हैं, और वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मुस्कुराते हुए वो उन्हें बैठकर इंतजार करने को कहता है, क्योंकि वे जल्द ही विश्वास कर लेंगी। इसके बाद लड़का शहर भर में दौड़कर रेसिपी के लिए जरूरी सारी सामग्री खरीदता है। रसोई में लौटकर वो बताता है कि वो दूध के साथ ग्रीन टी बनाएगा और मोतियों की जगह चावल की डम्पलिंग्स इस्तेमाल करेगा। हमारा नायक चीनी को शुद्ध करता है, दूध उबालता है और पेय के लिए सरकंडे की स्ट्रॉ बनाता है। सावधानी से वो ग्रीन टी तैयार करता है और कहता है कि इसे ज्यादा देर तक नहीं भिगोना चाहिए, वरना कड़वी हो जाएगी। फिर वो तैयार पेय पेश करता है और बताता है कि रहस्य ये है कि तारो बॉल्स को ठंडे पानी में डुबोना होता है। नायक 3 कपों की ट्रे परोसता है और उन्हें स्ट्रॉ से पीने को कहता है। नई चीज के प्रति उत्सुक तीनों महिलाएं स्ट्रॉ से वो अनोखा पेय पीने लगती है। जिलियन अतिरंजित प्रतिक्रिया देती है और महसूस करती है कि उसके गले में तितलियां नाच रही है, और एक और कप मांगती है। बाकी दोनों भी स्वाद और बनावट से चकित हो जाती है। वे इसे दिव्य चाय कहती है और सिस्टम के अनुसार दोनों की फेवरेबिलिटी फिर से 15 पॉइंट बढ़ जाती है। लड़के की पत्नी कहती है कि पेय स्वादिष्ट है, लेकिन उसे शक है कि इससे रोज 10 गुआन कमाए जा सकते हैं। जैसा उसने कहा, नायक पुष्टि करता है कि उन्हें पसंद आया है और अब वो पैसा कमाने की योजना समझाएगा। आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ वो कहता है कि सबसे पहले उत्पादन लागत की गणना करनी होगी। फिर वो सभी सामग्री और एक कप बनाने की कुल लागत गिनाता है, जो 19 विंस होती है। कीमत सुनकर महिलाएं हैरान होती है और सोचती है कि इतनी महंगी लागत पर यह बिकेगा कैसे। लेकिन नायक उन्हें और भी चौंकाते हुए कहता है कि वो हर कप बाजार में 100 विंस में बेचेगा। नीले बालों वाली लड़की मूल्य से दंग रह जाती है और नायक कहता है कि वो अपनी मार्केटिंग योजना समझाएगा। वो बताता है कि स्ट्रॉ से पीने का तरीका शालीन है और लोग गरिमा पी रहे हैं। अंत में वो कहता है कि शुद्ध चीनी का स्वाद और उसकी अनोखी रेसिपी इस पेय को खास बनाती है। फिर वो अपनी तीसरी रणनीति बताता है, जो सेलिब्रिटी प्रभाव और कमी का इस्तेमाल करती है। उसकी पत्नी इन शब्दों से उलझ जाती है और पूछती है कि ये सेलिब्रिटी प्रभाव और हंगर मार्केटिंग क्या है। नायक रहस्यमय अंदाज में कहता है कि 3 दिन में सब समझ आ जाएगा और वह उन्हें दुकान के ब्लूप्रिंट देगा। शर्माते हुए जिलियन कहती है कि वो बहुत शरारती है, क्योंकि छोटी बहनें अभी पास ही है। फिर वो सबको चूमता है और कहता है कि अगर सब सही रहा तो परिवार के लिए सुनहरे दिन आखिरकार आ गए हैं। उत्साहित होकर नायक चला जाता है और दोनों बहनें साहसिक दृश्य से लाल चेहरों के साथ उसे देखती रहती है। उसकी पत्नी टिप्पणी करती है
कि अब 4 लोगों के साथ सोने के लिए उन्हें नया बिस्तर खरीदना होगा। सिमन एस्टेट पहुंचकर वो सोचता है कि अभी उसके पास चाय की दुकानों की श्रृंखला खोलने की शक्ति नहीं है। फिर वो विचार करता है कि 100 विंस में बेचने के लिए उसे एक सेलिब्रिटी चाहिए, और वो व्यक्ति वो और यांग है। बिना समय गवाए हमारा नायक दरवाजे पर पहुंचता है और सुनहरे नौकर को खटखटाता है ताकि कोई जवाब दे। एक नौकरानी दरवाजा खोलती है और वो खुद को डॉक्टर वुआ बताता है, जिसे हवेली की मालकिन ने बुलाया है। युवा महिला कहती है कि उसने मालकिन को उसके बारे में बात करते सुना है और उसे अंदर बुलाते हुए अपने साथ चलने को कहती है। बगीचे में वो नीले कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला को लकड़ी के झूले पर शांति से झूलते हुए देखता है। लड़का शियाओ नाम चिल्ला उठता है, क्योंकि झूले पर बैठी महिला उसे बहुत उस लड़की जैसी लगती है जिसने उसे ठुकराया था। नौकरानी उसे डांटती है और तब उसे एहसास होता है कि वो सिमोन चिंग की बेटी है, न कि उसके। अतीत की पुरानी चाहत। तभी एक नया एपिक मिशन प्रकट होता है, जिसमें कई युवा महिलाओं की फेवरेबिलिटी बढ़ाकर मूल कहानी को दोबारा लिखना है। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो सोचता है कि आइटम शॉप में 100 पॉइंट कमाने के लिए उसे ये मिशन पूरा करना ही होगा। नौकरानी उसे जल्दबाजी कराती है और सोचती है कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं, और सुंदर महिला देखते ही ठहर जाते हैं। इसके बाद नायक अपने हाथ में किस पकड़े रास्ता आगे बढ़ाता है और झूले पर बैठी सुंदर युवती को देखता रहता है। मोहक नजरों के साथ सिमोन चिंग की बेटी उंगली होठों पर रखे बहुत उत्तेजक अंदाज में उसे घूरती है। नौकरानी कहती है कि मालकिन प्रार्थना कर रही है और हमारे नायक से बाहर थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है। फिर सेवक डॉक्टर वू के आगमन की घोषणा करता है और अंदर से महिला उसे प्रवेश करने को कहती है। कमरे में घुसते ही नायक देखता है कि घर की मालकिन दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी है। फिर वो सुंदर महिला मुड़कर उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो तय समय की मुलाकात के लिए आखिर आ ही गया। इसके बाद हम उस युवती के तराशे हुए शरीर को देखते हैं, जो इच्छा से भरी बेहद लुभावनी नजरों से उसे देखती है। हाथ में सुई लेकर लड़का उससे कहता है कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर शुरू करने वाला है।